ठीक है दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ और हिल्ट विल्डर्स ने डच संसद में इस्लाम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह साफ तौर पर एआई डबिंग है। गिट वाइल्डर्स अमेरिकी लहजे में बात नहीं करते। मिस्टर स्पीकर, अगर हम अभी नहीं चेते तो देश खो देंगे। मैं 20 साल से ज्यादा से ये कह रहा हूं, सर्वे भी यही दिखाते हैं। डच लोगों का विशाल बहुमत मानता है कि नीदरलैंड्स में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ना सिर्फ डच लोगों का भारी बहुमत, बल्कि इस सदन की लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का भारी बहुमत भी यही मानता है। यह शांति का धर्म नहीं है, चाहे उदारवादी चर्च कितनी भी बार प्रचारित करे। यह एक सर्वसत्तावादी, हिंसक विचारधारा है जो अधीनता व प्रभुत्व चाहती है। और जहां भी इस्लाम अपनी जड़ें जमाता है, वहां उत्पीड़न, अराजकता, मृत्यु और विनाश उसका अनुसरण करते हैं। हम आतंकवादी हमले देखते हैं, हम बढ़ती यहूदी विरोधी भावना देखते हैं, हम यहूदियों के प्रति घृणा देखते हैं, हम महिलाओं के प्रति घृणा देखते हैं, हम समलैंगिकता के प्रति घृणा देखते हैं, हम ऑनर किलिंग्स और हर उस चीज से नफरत देखते हैं जो स्वतंत्र, आधुनिक और पश्चिमी है। हाल ही में फिर से नीदरलैंड्स में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने टिकटॉक पर इस्लामिक स्टेट के समर्थन में आतंकी अपराध के लिए उकसाया। मुझे अनुमान लगाने दें, वे सभी मुसलमान थे। न हिंदू, न बौद्ध, न वियतनामी, न कोई और राष्ट्रीयता या संस्कृति, न मूल अमेरिकी, न मैक्सिकन ड्रग कार्टेल। आप कोई भी समुदाय चुन सकते हैं जो आप चाहें। कोई भी इस संस्कृति के दूर दूर तक करीब नहीं आता, इस्लाम के करीब नहीं आता। ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है 11 सितंबर 2001 के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा, बल्कि उसके बाद तो हालात और भी खराब हो गए। मैं किसी को सुन रहा था कि 2001 से अब तक दुनिया में लगभग 60,000 इस्लामिक आतंकवादी हमले हुए, जिनमें अधिकतर मुस्लिम देशों में हुए। लेकिन 60,000 आतंकवादी हमले। पूरे 60,000 है। मुझे याद है पाकिस्तान में करीब 1 लाख लोग हजारों आतंकी हमलों में मारे गए, और पाकिस्तान के अंदर एक और आतंकवादी हमलों की लहर आने वाली है, क्योंकि मैं तालिबान को सुन रहा था और वे कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास मिसाइलें और परमाणु हथियार हैं। हमारे पास आत्मघाती हमलावरों की एक फौज है। दोनों मुसलमान हैं। इस विचारधारा में ऐसा क्या है जो बस मारना मारना और मारना चाहती है? मैं बताता हूं कि इस विचारधारा में क्या है। यह इस विचारधारा के बारे में है। वे सोचते हैं कि जीवन हमारे साथ शुरू होता है। हम मानते हैं कि मृत्यु हमारे साथ शुरू होती है। उसने वहां गड़बड़ कर दी। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। हम मानते हैं जीवन मृत्यु से शुरू होता है। हम मृत्यु की परवाह नहीं करते। वे मृत्यु से प्रेम करते हैं। यही वे करते हैं। वे मृत्यु से प्रेम करते हैं। मिस्टर स्पीकर, इस्लाम हमारे समाज में भीतर से जहर घोल रहा है। वास्तव में अब नीदरलैंड्स में 25 साल से कम उम्र के लोगों में यह सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम तुरंत कार्रवाई नहीं करते तो 2 दशकों में इस्लाम नीदरलैंड्स का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। तब नीदरलैंड्स में मुसलमानों की संख्या ईसाइयों से काफी अधिक हो जाएगी। मैं कुछ आम ऑस्ट्रेलियाई लोगों से बात कर रहा था। असल में उनमें से एक अंग्रेज था। और माफ करना, मुझे उससे ये कहना पड़ा। मैंने कहा, रुको, तुम इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया आए और अब कह रहे हो कि अगर ऑस्ट्रेलिया की 8-9% आबादी मुस्लिम हो जाए तो कुछ बुरा नहीं होगा। देखो इंग्लैंड के साथ क्या हुआ। उसे टावर हैमलेट्स, ईस्ट लंदन, ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर या बर्मिंघम की हालत भी नहीं पता थी। जब तक सब कुछ ठीक है, मैंने कहा, फिर आप लोग गोरे इलाकों में क्यों रहते हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो आप लोग गोरे इलाकों में क्यों रहते हैं? और दूसरा आदमी ऑस्ट्रेलियाई था। वो नाराज हुआ और बोला, ईसाई धर्म क्यों? देश ईसाई क्यों बने? मैंने कहा, मुझे ईसाई धर्म से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना तुम सोचते हो। मैं ईसाई नहीं हूं, लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया ईसाई देश नहीं होता तो ये बहुत अलग देश होता। अगर ऑस्ट्रेलिया का उपनिवेशीकरण इंडोनेशिया करता तो ये मुस्लिम देश होता। मुस्लिम देश कैसा होता? कोई भी चुन लो, शायद यूएई जैसा, शायद सऊदी अरब जैसा। वहां लोगों को किस तरह की आज़ादियां मिलती हैं? बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा एक पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र होता है। अगर आप बहुत आशावादी हैं तो सोचते हैं शायद हम तुर्की जैसे बन सकते हैं। तुर्की में बिकिनी पहने महिलाएं, पार्टियां और नाइट क्लब हैं।
तुर्की ने इसे लंबे समय तक बनाए रखा, लेकिन एर्दोगान के आने के बाद फर्स्ट लेडी हिजाब पहनती हैं और वे नई धार्मिक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। हालांकि यह उल्टा पड़ रहा है क्योंकि इस्लाम 21वीं सदी में टिक नहीं सकता। लेकिन जरा सोचिए कि गेर्ट वाइल्डर्स ने अभी क्या कहा है। यह 20 साल में बहुसंख्यक धर्म बन जाएगा। आपका मतलब क्या है? ये उदारवादी सच में क्या सोचते हैं? मुस्लिम इलाकों में समलैंगिकों पर हमले अमेरिका, ब्रिटेन और सिडनी में पहले से हो रहे हैं। नो गो जोन में बिना हिजाब महिलाओं को घूरा, डराया और यौन उत्पीड़न किया जाता है। आपको क्या लगता है, जब आपके देश की 40% आबादी मुस्लिम होगी तो क्या होगा? और सिर्फ आबादी ही मुस्लिम नहीं होगी, उनके पास संसद में भी प्रतिनिधित्व होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? वे ऐसे कानून बनाएंगे कि बिना हिजाब कोई महिला न जाए और बहुत लोग घुटने टेक देंगे। वे पहले ही झुक रहे हैं और फिर कहेंगे कि कुछ इलाके बंद करने की अनुमति चाहिए, जो वे पहले से ही करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी काउंसिलें उनके लिए इतनी झुक क्यों जाती हैं और कहती हैं कि तुम वेस्टमिंस्टर एब्बे या बकिंघम पैलेस में भी नमाज पढ़ सकते हो। वे ऐसा क्यों करते हैं? वे उनके सामने पूरी तरह झुक जाते हैं। अगर हम उनके सामने इतना झुक रहे हैं जब उनकी संख्या इतनी भी खतरनाक नहीं है। यूके में उनकी आबादी लगभग 8% है। मुझे नीदरलैंड्स के बारे में नहीं पता, शायद वहाँ लगभग 10% होंगे या फिर 7, 8, 9% के आसपास होंगे। अगर हम उनके लिए इतनी कोशिश अभी से कर रहे हैं तो सोचिए जब वे 40% हो जाएंगे तब क्या होगा। मुझे अब तक किसी मुस्लिम से समझदारी भरा जवाब नहीं मिला। उनका जवाब बस होता है, आप डर फैला रहे हैं। वे अभी 8% हैं और 2040 तक 50% नहीं होंगे। आप मानते हैं कि 2050 तक 40% होना भी गलत है, क्योंकि आपकी पहली प्रतिक्रिया ये नहीं होती कि तो क्या हुआ। आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है, ओह नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप मानते हैं कि ये सबके लिए बुरा है, तो चलिए सहमत होते हैं। आप क्यों मानते हैं कि यह एक बुरी बात होगी? तो आप मानते हैं कि इस्लाम पश्चिमी मूल्यों के अनुकूल नहीं है। हमारे पास कम समय है। हर पश्चिमी, खासकर यूरोपीय देश, हमारे पास समय कम है। 20 साल यूं ही बीत जाएंगे। मेरे पिछले 20 साल कहाँ गए पता ही नहीं चला। मुझे लगता है मैं अब भी जवान हूँ, जैसे अभी यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, पर ऐसा नहीं है। पिछले 20 सालों में दुनिया बहुत बदल गई है। कुछ लोग कहेंगे अब पहचानना भी मुश्किल है। 2008 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलियाई बजट सरप्लस था, फिर वैश्विक मंदी आई और हमने उसे भुला दिया। मुझे कल पता चला कि हम 18 साल से घाटे में हैं और अब $1 ट्रिलियन के कर्ज में हैं। 2008 तक ऑस्ट्रेलिया उन गिने चुने देशों में से एक था जो कर्ज मुक्त था। कुछ दिन पहले वीडियो देखकर लगा कि मैं अब भी सोचता हूं कि हमारा देश समृद्ध है और कर्ज में नहीं है। माफ़ कीजिए, हम 18 सालों से लगातार कर्ज बढ़ा रहे हैं और इसमें कोई हैरानी नहीं कि लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि लोग कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। चीजें सामने बदलती हैं और जब हम उसमें फंसे होते हैं तो पता नहीं चलता। 2008-2009 में वैश्विक मंदी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हमें लगता था कि हम ठीक हैं। हम किसी भी वैश्विक वित्तीय संकट से अछूते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। मुझे लगता है वह सच में एक डरावना, बर्बरता से भरा सपना है जो उस खौफनाक मिसाल से पैदा हुआ है। वे सब पैगंबर मोहम्मद की इबादत करते हैं जिन्हें लगभग 2 अरब मुसलमान मानते हैं, लेकिन उस पैगंबर का जीवन क्रूर हिंसा, हत्या और बाल यौन शोषण की एक सिलसिला था। मिस्टर चेयरमैन, यह देश न नकली पैगंबरों, इमामों के लिए है और न ही शरणार्थियों के लिए। यह उन वामपंथी उदारवादी बहुसांस्कृतिक लोगों का देश नहीं है जो हमारी साझा पहचान से नफरत करते हैं। यह देश निश्चित रूप से रोब जेटिन का नहीं है। यह देश वास्तव में डच लोगों का है। ये हमारी युवावस्था की भूमि है और इसे हमारे बच्चों की भूमि बने रहना चाहिए। हमारा देश यहूदी ईसाई सभ्यता पर आधारित है, न कि मक्का के दम घोंटने वाले रेगिस्तानी कानूनों पर। इसलिए हमें अपनी सीमाएं बंद रखनी चाहिए। क्या हमें पुनः प्रवास पर जोर देना चाहिए? इसे स्वैच्छिक बनाना चाहिए, लेकिन अपराधियों, मुनाफाखोरों और अवैध प्रवासियों के लिए अनिवार्य भी बनाना चाहिए। हमें इस्लामी स्कूलों को बिना देरी के बंद करना चाहिए और मैं यह भी सोचता हूं कि हमें नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के लिए पूरे देश में कानूनी रूप से हिजाब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए। अंद्रेई, क्यों?
देखिए हम कितने अच्छे हैं। इसे मुस्लिम दुनिया में सबसे दुष्ट माना जाता है और खासकर पाकिस्तान से जान से मारने की कई धमकियां मिलती हैं। वह कहता है कि नाबालिग लड़कियों पर हिजाब प्रतिबंध लगे। इसे तब तक लागू करो जब तक हर मुस्लिम देश लिखित में न दे कि पश्चिमी महिलाएं वहां पश्चिमी कपड़े पहन सकती हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, हमें इतना अच्छा बनने की जरूरत क्यों है? क्यों? तुम जानते हो, लगभग हर मुस्लिम देशों में ईसाई धर्म का प्रचार गैर कानूनी है। हम उनके हिंसक बर्बर विचारकों को वीजा क्यों देते हैं कि वे हमारे देशों में आकर युवाओं के दिमाग में जहर घोलें? क्यों? मैं समझता हूं कि हमारे सिस्टम में हमें धर्म का पालन करने की आज़ादी है, प्रचार करने की आज़ादी है, लेकिन यह हमारी आंतरिक व्यवस्था तक ही सीमित रहनी चाहिए। वे प्रणालीगत मूल्य सिस्टम के बाहर जैसे मध्य पूर्व पर लागू नहीं होते, कुछ हद तक ट्रंप के टैरिफ्स की तरह, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अवैध नहीं ठहराया है। ये चीज़ें आपसी होनी चाहिए जब तक कि आप हारने वाले नहीं बनना चाहते। अजान या नई मस्जिदों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया जाए। मिस्टर चेयरमैन, प्रधानमंत्री जेटन और मेरे सहयोगी फैसले नहीं ले रहे हैं। वे शरणार्थियों की सुनामी पर कुछ नहीं कर रहे और नीदरलैंड्स के इस्लामीकरण को आसान बना रहे हैं। इसीलिए हम विरोध करते हैं और कई डच लोग हमारे साथ होते हैं। लोग खुली सीमाओं, शरणार्थियों की भीड़, जबरन कानून, घरों के मामले में शरणार्थियों को प्राथमिकता, देश को रिसेप्शन कैंप बनाने और नीदरलैंड्स को इस्लाम के हवाले करने से थक चुके हैं। तो आप जानते हैं, जब मैंने आपसे पूछा था आपको क्या लगता है जब वे आबादी का 40% हो जाएंगे तब क्या होगा? फ्रांस, ब्रिटेन, शायद नीदरलैंड्स में वे फिलहाल करीब 8 से 10% हैं। यहाँ भी यही हाल होगा। डराने धमकाने की हथकंडों को देखिए, इसे देखिए। यह मुस्लिम व्यक्ति, संभवतः अवैध प्रवासी, रमजान में डच व्यक्ति को खाना खाने पर शर्मिंदा कर रहा है। वह उसे शर्मिंदा कर रहा है। कि हमें मौत के बारे में नहीं पता। हम मानते हैं मौत शुरू होती है। ये क्या समस्या है भाई? यह कोई मुस्लिम देश नहीं है। देखो, वह डर गया है। उसमें कोई आक्रामकता नहीं है क्योंकि हमने अपनी पूरी पीढ़ी को कमजोर बना दिया है। हमारी पीढ़ी खुद के लिए खड़े होना भूल गई है। वे टकराव से बचते हैं और मैं उन्हें दोष नहीं देता। यह युवक की गलती नहीं है। पीछे न हटना भी उसके लिए बहादुरी है। 90 के दशक में दुनिया बिल्कुल अलग थी। कोई प्रवासी या अप्रवासी कभी स्थानीय व्यक्ति को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। और हम उस स्थिति तक यूं ही नहीं पहुंचे। हम उस स्थिति तक इसीलिए पहुंचे क्योंकि हमारी सरकारों, हमारे संस्थानों ने हमारे पुरुषों को कमजोर बना दिया। उन्होंने हमारे पुरुषों का साथ नहीं दिया और नतीजतन आप जेल नहीं जाना चाहते। आप नहीं चाहते कि पुलिस उल्टा आपको ही गिरफ्तार कर ले। धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि उसने ठीक है कहा या नहीं, मतलब वह खाना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि डच में ठीक है का मतलब दफा हो जाओ होता है। इसे देखो, अगर वे 40 से 50% हों तो क्या होगा? ये 40 से 50% भी नहीं है। देखो, ये बेल्जियन है। यह मुस्लिम आदमी उस बेल्जियन आदमी के पास जाता है जो रमजान के महीने में खा रहा है। वह उसे माफिया अंदाज में डराता और परेशान करता है। वे आक्रामक नहीं हैं, वह चिल्ला नहीं रहा, लेकिन बात समझ आ जाती है। तुम रमजान क्यों नहीं कर रहे हो? तुमसे मतलब कैसा लगा? मैं हैरिस हूँ, एक कैथोलिक हूँ। तुम एक कैथोलिक हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? हाँ? सामू? नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि तुम खाते हो, इसीलिए मैंने पूछा क्या तुमने रमजान नहीं किया? क्या वो तुम्हें मुसलमान लगता है? याद रखो, अभी वो 40% नहीं, सिर्फ 7-8% है। अगर हमारे संस्थान, हमारी पुलिस फोर्स और हमारे नेता हिम्मत दिखाएं तो इसे शुरुआत में ही रोका जा सकता है। ये परेशानी जल्दी दूर हो सकती है। फिलहाल ये बुरी बदबू की तरह है। हमें बस पंखा चालू करना है। बूम, उसे उड़ा दो।
तुम रमजान के बारे में क्या कहते हो? ये एक बेकार प्रथा है। मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है। हाँ? मेरे मालूम तुम्हें अंदर खाना होगा क्योंकि हमारा रोजा है और तुम्हें देख नहीं सकते। हम तुम्हें देख सकते हैं। तुम्हें अंदर खाना चाहिए क्योंकि हम तुम्हें देख सकते हैं। हमें तुम्हें खाते हुए देखने की जरूरत नहीं है, समझे? वो अब पैकिंग करके जा रहा है। क्या तुम अंदर खाने जा रहे हो? हाँ? बहुत धन्यवाद, अच्छा है। देखा, उसने उसे परेशान किया, उसने उसे डराया धमकाया। वह बूढ़ा विकलांग आदमी वापस चला गया। हम इसे क्यों होने दे रहे हैं? हम इसे क्यों होने दे रहे हैं? आदमी कहाँ है? माफ कीजिए दोस्तों, हमें और पुरुषों की जरूरत है जो आगे आए। पड़ोसियों के पास जाइए। हर घर में 1-2 पुरुष होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, संवाद करें, मोहल्ले में निगरानी दल बनाएं। कुछ कीजिए। यह शर्मनाक है। इसीलिए गेट वाइल्डर्स ने वो कहा जो उन्होंने कहा।